नमस्कार दोस्तों, नेस 2021 की तैयारी करने के लिए विज्ञान विषय के आप 3 वीडियो देख चुके हैं। विज्ञान विषय के इस चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 40 से आगे के प्रश्नों को कैसे हल करें यह सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 40, ध्वनि की चाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं कि ध्वनि की चाल ए द्रव की अपेक्षा वायु में अधिक होती है, बी वायु की अपेक्षा द्रव में अधिक होती है, सी द्रव की अपेक्षा निर्वात में अधिक होती है, डी वायु की अपेक्षा निर्वात में अधिक होती है। तो देखिए, ध्वनि की जो चाल है वह वायु की अपेक्षा द्रव में अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और हमने इस पर लगा दिया है गोला, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 41, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्राफ है दाहिनी ओर। इस ग्राफ में कार अ तथा कार ब गतिमान है। उपरोक्त ग्राफ के आधार पर सही कथन कौन सा है? ए कार अ की चाल ब से अधिक है, बी कार ब की चाल अ से अधिक है, सी कार अ की चाल तथा ब की चाल समान है, डी ग्राफ की सहायता से कार की चाल की तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर दो कारों की गति के दूरी समय का ग्राफ है। ऊर्ध्वाधर दूरी दी गई है और क्षैतिज रूप में समय दिया गया है। ठीक है ना। तो इस ग्राफ को हम देखते हैं तो देख रहे हैं कि कार अ की चाल ब से अधिक है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है ब की तुलना में अधिक आपको दिख रहा है। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 42, मार्च माह में अधिकतम तापमान के परिवर्तन को ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। एक्स अक्ष पर एवं वाई अक्ष पर तापमान को डिग्री सेल्सियस में प्रदर्शित किया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊर्ध्वाधर में तापमान दिखाया गया है और क्षैतिज रूप में दिनांक दिखाई गई है कि किस तारीख को कितना तापमान है। अब इसको देखें और दिनांक एवं अधिकतम तापमान की जो सही युग्म है, करेक्ट पेयर है, उसको आपको चूज करना है। ऑप्शन ए 4 मार्च 25, बी 3 मार्च 26 डिग्री सेल्सियस, सी 5 मार्च 22 डिग्री सेल्सियस, डी 8 मार्च 24 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस दिनांक को कितना है। देखिए 4 मार्च को हम देखते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है ना। यहाँ पर हाँ 23, 24 और 25 डिग्री सेल्सियस है ना। फिर देख रहे हैं 5 को, है ना। 6 को हम देख रहे हैं कितना, ये 21, 22, 23 और ये 24, है ना। फिर चलते हैं तो 6 मार्च को हम देख रहे हैं यहाँ पर 21 डिग्री सेल्सियस है, जबकि यहाँ पर इसका नहीं है। 3 मार्च देखते हैं तो 3 मार्च को 26 डिग्री सेल्सियस, यह आप देख रहे पॉइंट 26 के सामने है ना। और 4 मार्च को जो है
ये 23 से अधिक है लेकिन 24 से कम है, इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना, कि 3 मार्च को 26 डिग्री सेल्सियस तापमान था। इस पे मैंने लगा दिया है गोला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहेली ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली परख, है ना, उत्सर्जित होने वाली जो है गैस को एक परख नली में एकत्र किया है। यह गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, जिसे निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया गया है, A + O2 = ब। तो अब अ और ब को पहचानना है कि अ का मतलब क्या होता है और ब का मतलब क्या है। तो ए ऑप्शन है अ यानी एस, बी SO2, ठीक है ना। बी ऑप्शन है, इसमें अ का मतलब SO2 बताया गया है और बी एस। सी अ का मतलब CO2 और बी का मतलब सी। डी अ का मतलब दिया आपको सी और ब का मतलब CO2। अब देखिए यहाँ पर जो SO2 है, CO2 है, सी है, ये इनके क्या है, प्रतीक हैं, है ना। तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, एस यानी सल्फर, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सी यानी कार्बन, है ना, ये इनके संकेत हैं। तो देखते हैं कि जब हम लकड़ी का जो कोयला है उसका जलता हुआ टुकड़ा लेते हैं और उसकी जो गैस है उसे हम एक परख नली में एकत्र कर लेते हैं और उसमें चूने का पानी डाल देते हैं, तो उसका रंग दूधिया हो जाता है। यह कब होता है कि जब चूने के पानी में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, है ना। कब होगा ये, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूधिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो जलता हुआ टुकड़ा होता है वह सी यानी कार्बन का प्रतीक होता है। अब वो हवा के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ वो जल रहा है यानी O2 है, तो C + O2 = होता है CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है वह सही जवाब होगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 44, स्नेहक का प्रयोग मशीनों की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्यों। ए यह घर्षण को बढ़ा देता है, बी यह घर्षण को कम कर देता है, सी यह गुरुत्वाकर्षण को बढ़ा देता है, डी यह गुरुत्वाकर्षण को कम कर देता है। तो देखिए स्नेहक का जो कार्य होता है वह होता है घर्षण को कम करना, है ना। जो घर्षण होता है उसको क्या करते हैं, है ना, घर्षण मतलब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करना होता है। गुरुत्वाकर्षण का स्नेहक से कोई संबंध नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण जो होता है वह पृथ्वी का जो बल होता है उसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, है ना। तो पृथ्वी का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। यहाँ है स्नेहक, स्नेहक यानी जो चिकना पदार्थ होता है ना, जैसे ऑयल होता है। आप देखा होगा कि कहीं पर भी मोटरसाइकिल है, कार वगैरह है, इनमें ऑयल का उपयोग किया जाता है मशीनों में, ताकि उनमें घर्षण कम हो, वह आसानी से चल सकें, ठीक है ना। तो स्नेहक का प्रयोग जो है मशीनों की क्षमता बढ़ाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि यह घर्षण बल को कम कर देता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 45, माचिस की डिब्बी को साइड से खुरदरा क्यों बनाया जाता है। ए
उसे सरलता से पकड़ने के लिए, बी उसकी कीमत घटाने के लिए, सी उसे मजबूत बनाने के लिए, डी उसका घर्षण बढ़ाने के लिए। देखिए, आप देखा होगा कि माचिस में जो डिब्बी होती है उसकी साइड में कुछ ऐसा काला काला सा एक पदार्थ लगा होता है ना। उस पर हम क्या करते हैं कि माचिस की तीली को रगड़ते हैं। रगड़ने से क्या होता है कि वह जलना प्रारंभ कर देता है, ठीक है ना। तो वह साइड जो होती है आपने देखा होगा उसमें खुरदरापन होता है। तो खुरदरापन होने के कारण क्या है कि घर्षण बढ़ेगा। तो घर्षण बढ़ने से क्या होता है कि वह प्रज्वलित हो जाएगी, तीली जल जाएगी, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, घर्षण बढ़ाने के लिए, यानी ऑप्शन डी जो है वह सही जवाब होगा, ठीक है ना। प्रश्न 46, निम्न में से किसमें घर्षण बल घटता है? ए टायरों की तीलियों को खांचेदार बनाकर, बी साइकिल में ब्रेक लगाकर, सी जूतों की तली खांचेदार बनाना, डी कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करना। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि घर्षण बल घटता किससे है ना। जब स्नेहक यानी कोई भी चिकना पदार्थ डालते हैं या चिकने पदार्थ पर कोई चलता है तो वहाँ पर जहाँ चिकना पदार्थ होता है वहाँ पर घर्षण बल कम हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि चिकनाहट से घर्षण बल कम होता है। तो हम देख रहे हैं कि जब आप जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं तो वहाँ पर आप पाउडर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आपकी जो गोटियाँ हैं वह आसानी से सरलता से चल सकें, है ना। क्यों चल सकेगी? क्योंकि उसमें घर्षण बल कम होगा, और घर्षण बल कम होने के कारण क्या है, कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करना। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47, जब एक कॉपर की नली को लंबे समय के लिए वायु में छोड़ दिया जाता है तो उस पर हरे रंग की एक परत जम जाती है। तो यह हरा रंग मिश्रण है किसका? ए कॉपर हाइड्रोक्साइड व कॉपर नाइट्राइड, बी कॉपर कार्बोनेट व कॉपर सल्फेट, सी कॉपर हाइड्रोक्साइड व कॉपर सल्फेट, डी कॉपर हाइड्रोक्साइड व कॉपर कार्बोनेट। देखिए, जो हरे रंग की परत होती है वह कॉपर हाइड्रोक्साइड व कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होती है और इसके कारण उसका रंग हरा हो जाता है। इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 48, सही कथन का चयन कीजिए। आपको दिए गए हैं 4 कथन। ए प्राकृतिक गैस का पाइप के माध्यम से परिवहन करना मुश्किल है, बी प्राकृतिक गैस को सीधे घरों और कारखानों में नहीं जलाया जा सकता, सी प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है, डी प्राकृतिक गैस का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, इसमें सही कथन क्या है? बाकी देखिए, प्राकृतिक गैस का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब प्राकृतिक गैस को उच्च ताप पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है, यह सही कथन आपका हो जाएगा, है ना। इसे हम संपीड़ित रूप में रख सकते हैं उच्च ताप पर। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। प्रश्न 49, एक समान 4 गेंदों को क्रमशः ईंट, सीसा, सीमेंट, कीचड़ की क्षैतिज सतह पर सतह को स्पर्श करते हुए एक समान वेग से लुढ़काया जाता है। किस सतह पर गेंद अधिकतम दूरी तय करेगी? 4 वस्तुएं हैं। ऑप्शन ए ईंट, बी सीसा, सी सीमेंट और डी कीचड़। देखिए, अब जो गेंद है वह किस पर अधिक दूरी तय करेगी?
जहाँ पर घर्षण बल कम होगा। देखिए ईंट में घर्षण बल अधिक है ना, सीमेंट में भी घर्षण बल होता है, कीचड़ में भी घर्षण बल अधिक होता है, लेकिन शीशा क्या होता है, उसकी सतह चिकनी होती है और चिकनी होने के कारण उसमें घर्षण बल कम होगा। जब घर्षण बल कम होगा तो वह गेंद अधिकतम दूरी तक अपनी दूरी तय कर लेगी, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई तालिका में भारत के 4 शहरों के किसी एक दिन का तापमान एवं वर्षण दर्शाया गया है। वर्षण मतलब बारिश, वर्षा, रेन, है ना। तो तापमान विभिन्न शहर दिए हैं, उनके नाम है मनाली, कश्मीर, शिमला, धर्मशाला। तापमान निम्नतम का तापमान है मनाली में 16 डिग्री सेल्सियस, कश्मीर में -4 डिग्री सेल्सियस, शिमला में 18 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला में -5 डिग्री सेल्सियस। और इन्हीं चारों शहरों में अधिकतम जो तापमान है वह क्रमशः 35 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 7 डिग्री सेल्सियस। वर्षण यानी वर्षा, रेन, वह भी है मनाली में 0 सेंटीमीटर, कश्मीर में 5 सेंटीमीटर, शिमला में 4 सेंटीमीटर और धर्मशाला में 0 सेंटीमीटर। प्रश्न यह है कि किस शहर में हिमपात हुआ। आप बताइए हिमपात का मतलब क्या होता है। हिमपात का मतलब होता है बर्फ का बरसना, यानी बर्फ गिरना। सीधी सी बात है, बोलचाल की भाषा में बोलते ना कि बर्फ गिर रही है, तो बर्फ का गिरना हिमपात होता है। तो बर्फ कहाँ गिरती है, जहाँ पर तापमान कम होता है ना। जहाँ पर तापमान कम होगा तो वहाँ पर बर्फ गिरेगी। तो आप देख रहे हैं कि निम्नतम तापमान कश्मीर में है -4 डिग्री सेल्सियस और धर्मशाला में भी है -5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन दोनों में तुलना करते हैं तो -4 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन -5 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए तापमान जो कम है वह कहाँ पर है, कश्मीर में है ना, -4 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए कश्मीर शहर में हिमपात हुआ, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया है एक चित्र, आप देख रहे होंगे, है ना। एक चित्र आपको दिया गया है, देखिए इस प्रकार से, इसको ध्यान से देखना है। इस चित्र में जो एक्स वाई है यह एक क्या है, दर्पण को दर्शाती है। और आपको ये दी गई है आपतित किरण, उसके बाद में आपको दिया है जो अ है ये आपतित किरण है, फिर ब, स और द ये क्या है, परावर्तित किरणें हैं, अलग अलग कोण पर हैं। अब आई यानी दिया है 60 डिग्री, है ना। तो आपतित किरण और ये जो है लंब है, तो आपतित किरण और जो अभिलंब है इसके बीच के कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और आपतन कोण आपको दिया गया है 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। प्रश्न ये है कि परावर्तित किरण कौन सी होगी, ए किरण अ, बी किरण ब, सी किरण स और डी किरण द। तो अब देखते हैं कि जब आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपतन कोण यानी आई इक्वल टू आपको दिया है 60 डिग्री, आपतन कोण है 60 डिग्री का, तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। तो आप देख रहे हैं कि अभिलंब और जो किरण ब है इसके बीच का कोण बन रहा है 60 डिग्री सेल्सियस, यानी किरण जो ब है ना, किरण ब है वह यहाँ पर, सॉरी ये निशान वगैरह लगा हुआ है या जा रहा है, यह किरण स है ना। तो किरण स और अभिलंब के बीच में 60 डिग्री कोण बन रहा है। ये थोड़ी सी मिस्टेक है ना, जो कि आगे तक जा रहा है, वाकई में यहाँ तक ये
तो 60 डिग्री सेल्सियस बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण 60 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। और ये अविलंब और किरण स के बीच में 60 डिग्री कोण बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा कि किरण स होगी परावर्तित किरण, और हमारा ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपतित किरण या आपतन कोण और परावर्तन कोण है ना, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। जितने डिग्री का आपतन कोण होता है उतने डिग्री का परावर्तन कोण होता है। यहाँ पर आपतन कोण आपको दिया गया है 60 डिग्री और परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। चित्र में ये कोण दिखाने के लिए जो वक्र खींचा गया है, चाप खींचा गया है, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए आप, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।